हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का सेकंड वीडियो है, चैप्टर 1 का ही है। और ये MCQs 2 रहेगा, हमारे MCQ नंबर 26 से लेके 50। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे 1 से 25, यानी टोटल 25 MCQs। इस वीडियो में हम और नेक्स्ट 25 MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज़ लेक्चर फॉर BE इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, GTU के स्टूडेंट्स के लिए 8th सेमिस्टर, ओके। एंड दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 2 जो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो MCQ है, यानी 26 जो हमारा MCQ रहेगा, वो रहेगा द एनर्जी possessed by a body due to its position, okay, point to be noted, due to its position इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नोन एज। तो कोई भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वहाँ पे उसकी पोजीशन के हिसाब से यानी हाइट के हिसाब से जो उसमें एनर्जी पजेस करता है कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, उसको कौन सा एनर्जी बोला जाता है? दैट इज़, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, okay. So our answer will be potential energy, okay. 27 the energy of moving object, okay. तो कोई भी जब ऑब्जेक्ट मूविंग रहता है उसमें काइनेटिक एनर्जी पजेस रहती है, ओके। सो आवर आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when smaller atoms combine to form larger atoms, okay. जब छोटे छोटे एटम्स क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं और एक लार्ज एटम बनता है, ओके। और तब जाके न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं, ओके। सो आवर आंसर इज न्यूक्लियर फ्यूज़न, ओके। डोंट कंफ्यूज विद द न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होता है? लार्ज एटम छोटे छोटे एटम में बढ़ जाता है, और फ्यूज़न में क्या होता है? छोटे छोटे एटम मिलके एक बड़ा एटम बन जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ द डैश लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। तो देखिए, जो इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे है? तो इंडिया अभी 5th रैंक में है, अगर विंड पावर के इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें तो, ओके। देखिए यहाँ पे विंड एनर्जी बाय कंट्री, यहाँ टॉप 10 कंट्री दिखाई हुई है। तो द फर्स्ट कंट्री इज़ चाइना, सेकंड इज़ USA, थर्ड कंट्री इज़ जर्मनी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें, एंड फोर्थ नंबर इज़ इंडिया, ओके। और फिफ्थ नंबर पे स्पेन है, क्योंकि ये जो न्यू डेटा है जो हमारे बुक में है वो पुराने डेटा के हिसाब से है, तो इंडिया 5th नंबर पे था। बट यहाँ पे नए डेटा के हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ ऑन 4th नंबर, ओके। तो जैसे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको ऑप्शंस में 4th दिखाई देता है तो आप 4th टिक करना, और 5th दिखाई देता है तो 5th टिक करना, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज पजेस्ड इन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओके। तो कोल, ऑयल, नेचुरल गैस में ये सब में कौन सी एनर्जी रहती है? तो उसमें एनर्जी जो रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल, क्योंकि उसमें केमिकल की वजह से एनर्जी रहती है, ओके। तो हमारा आंसर रहेगा केमिकल एनर्जी। अ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, ओके। कब? when larger atoms are split into smaller ones, when smaller atoms combine to form larger atoms, both A and B, या none of the above, ओके। आपका आंसर, आप भी साथ साथ आंसर देते रहिए, ओके। मेरे आंसर देने से पहले ही आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा खुद को क्वेश्चन को समझने का, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शंस को एनालाइज करिए और फिर अपना आंसर दीजिए, और उसके बाद मेरा आंसर आप अपने आंसर से वेरीफाई कर लीजिए, तो तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे होगी। और इसके पहले MCQ के आंसर देने से पहले आपको थोड़ा बहुत बुक पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बुक पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी जब MCQ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो MCQ की प्रिपरेशन में मैंने आपको समझाया था कि बुक कंपलसरीली आपको पढ़ना ही है, ओके। बुक पढ़ोगे तभी आपका एक बेस प्रिपेयर होगा, और तभी आप उस पर आपको MCQ देने। डायरेक्ट MCQ से आपको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होगे, ओके, क्योंकि MCQ तो हज़ारों बन सकते हैं और हज़ारों MCQs हम लर्न नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, जिससे हमारे 10-15 उस पर जो भी MCQs बनते हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे
वो हमारे एक साथ ही हो जाते हैं। इसलिए बुक पढ़ना ज़रूरी है, ना कि डायरेक्टली एमसीक्यू प्रिपेयर करना। तो पहले बुक आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसको अच्छे से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लीजिए, देन आप प्रैक्टिस के लिए आप ये एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कीजिए। ओके, और मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ओके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तभी आपको डायरेक्टली देख लेना है। ओके, चलिए, तो मैटर एनर्जी में चेंज हो सकता है जब लार्ज एटम स्प्लिट हो जाते हैं स्मॉलर वन में और स्मॉलर एटम कंबाइन हो जाते हैं। ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। ओके, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज़, यानी जैसे है वैसे ही हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, ये डेफिनेशन भी है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स का। जो एनर्जी है जिस फॉर्म में है उसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी रिसोर्स? तो देखिए, कोल, क्रूड ऑयल, सनलाइट या ऑल ऑफ दी अबो। ओके, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दी अबो रहेगा, क्योंकि ये हमारे सारे क्या है? प्राइमरी रिसोर्सेज है। ओके, तो जैसे है वैसे हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर नॉट अ सेकेंडरी रिसोर्सेज? सेकेंडरी नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी में क्या आएगा? देखिए, इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी है, थर्मल भी सेकेंडरी है, केमिकल भी सेकेंडरी है। तो सनलाइट जो है हमारा वो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स है, यानी जो सेकेंडरी नहीं है। ये सारे कैसे है? सेकेंडरी है। द बिगेस्ट कोल रिजर्व्स इज़ इन, तो सबसे बड़ा जो कोल रिजर्व है वो कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रसिया। ओके, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो कोल का रिजर्व है वो रसिया में है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल? देखिए, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोल को एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है खुद के देश में से दूसरे देश में बेचते हैं। ओके, बाहर बेचते हैं खुद के देश में से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इम्पोर्ट्स यानी देखिए आप मंगवाते हैं। ओके, खरीदते हैं दूसरे देशों से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल। तो ये जो कंट्री है वो है जापान। ओके, जापान जो है वो सबसे ज़्यादा कोल को इम्पोर्ट करते हैं। ओके, द लार्जेस्ट यूरेनियम रिसोर्स इज़ इन, ओके, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा एंड उज़्बेकिस्तान। तो जो लार्जेस्ट यूरेनियम का रिसोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का रिसोर्स ऑस्ट्रेलिया में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज इंट्रिंसिक एनर्जी का मतलब रहता है कि दूसरे फैक्टर पे जो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता हो। ओके, तो जो है वो एनर्जी है वो है हीट एनर्जी। ओके, जो इंट्रिंसिक एनर्जी होती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस जो रहता है, देखिए, मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए, चारों में से क्या आंसर आएगा सोचिए आप। नेचुरल गैस जो रहता है उसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट, अगर कंपोनेंट नहीं लिखा और यहाँ पे लिखा है कंस्टिट्यूएंट तो भी उसका मतलब वही रहता है। ओके, तो इसका जो आंसर रहता है वो रहता है मीथेन। ओके, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा जो मेन होता है कंपोनेंट वो होता है मीथेन। ओके, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? तो ब्राज़ील, चाइना, नॉर्वे, पेरुग्वे। तो सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का वो है चाइना। ओके, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैश प्रोड्यूसेस 100% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में से अपने कंट्री का 100% जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वो देश जो है वो है, देखिए, ब्राज़ील, चाइना, नॉर्वे और पेरुग्वे। ओके, सो द आंसर विल बी पेरुग्वे। तो पेरुग्वे जो है वो प्रोड्यूस करता है 100% इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से आती है। ओके, द एनर्जी रिसोर्सेज विच रिप्लेनिश देमसेल्व्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड दस ऑलवेज बी अवेलेबल आर नोन एज। तो देखिए, शॉर्ट टाइम में रिप्लेनिश हो जाती है और शॉर्ट टाइम में अवेलेबल हो जाती है, ऑलवेज अवेलेबल होती है, ऐसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली ऐसी एनर्जी को बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, जो
जब यूज़ कर लेते हैं तो फटाफट उसको अबेंडेंस मिल जाता है। जैसे कि सन है, सन जो है सोलर एनर्जी देता है, वो अभी चली जाएगी, कल जाके वापस रिप्लेनिश हो जाएगी। जितना हम यूज़ करते जाते हैं वो आता ही जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ओके, जैसे कि कोल है, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो नज़दीकी जैसे कि 200 साल बाद उसका अंदाज़ा है कि वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, वो भी 200 साल भी बहुत पहले की बुक में था ये सब। 200 साल जब एक्चुअली हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तब ये लिखते थे कि 200 साल अभी बचे हुए हैं कोल को ख़त्म होने में, है ना। तो बुक टू बुक वेरी करता रहता है। तो ये जो वो क्या रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं कोल जैसे, बट सन जो है सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं, वो जल्दी जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं और हमेशा अवेलेबल होता है। ओके, सो द आंसर विल बी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्लांट इज इन इटाली, यूएसए, मैक्सिको, फिलीपींस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यूएसए। ओके, यूएसए जो है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट अवेलेबल है। ओके, विच फ्यूल इज़ यूज फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, यूरेनियम, प्लूटोनियम, या दोनों, यूरेनियम प्लूटोनियम या नन ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियसली देखिए यूरेनियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और प्लूटोनियम भी यूज़ होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। ओके, द सोर्सेज सच एज विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, बायोफ्यूल्स, स्मॉल हाइड्रो रिसोर्सेज एंड जियोथर्मल एनर्जी आर कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, या दोनों है, या नन ऑफ दी अबव है। तो ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, क्योंकि नए नए हैं, अभी अभी यूज़ करने स्टार्ट किए हैं हमने ये सब एनर्जी। ओके, बहुत पहले से ये यूज़ नहीं कर रहे हम। वी नीड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई पॉपुलेशन, कन्वेंशनल सोर्सेज कॉज पोल्यूशंस, ओके, एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तो ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे हमारे कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब कैसे है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। सो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे रीज़न है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का एडवांटेज कौन सा नहीं है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली ये तो एडवांटेज है। दे प्रोड्यूस वेरी लिटल और नो पॉल्यूशन, ये भी एडवांटेज है। एनर्जी अवेलेबल इज इंटरमिटेंट, ये डिसएडवांटेज है ना, दिस इज डिसएडवांटेज ना। एंड द रिप्लेनिश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी एडवांटेज है, फटाफट रिप्लेनिश हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है तो वापस आ जाता है वैसा। बट ये एक डिसएडवांटेज ये है कि इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या रहता है, नॉन कंटिन्यूस। ओके, नॉन कंटिन्यूस। अभी नॉन कंटिन्यूस कैसे, जैसे कि मैं सन की बात करूँ तो सन देखिए सुबह 7:30-8 बजे से आ जाता है, तो जितना तेज़ नहीं रहता बट फिर जो आफ्टरनून रहता है उसमें बहुत तेज़ हो जाता है, फिर इवनिंग में वापस धीरे धीरे उसका जो इंटेंसिटी है कम हो जाता है, एंड फाइनली रात को तो फिर होता ही नहीं है। ओके, और जब मानसून होता है तभी भी आपको नहीं दिखता। तो वो रेगुलर आप जैसे कि सोलर प्लांट लगा दिया तो रेगुलर आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, जैसे कि सुबह ही मिलेगा, दोपहर को मिलेगा, शाम को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, सुबह थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बट रात को नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो इंटरमिटेंट हुआ ना, कंटिन्यूस नहीं हुआ। फिर विंड है तो विंड भी भाई ऐसा कंटिन्यूस विंड तो थोड़ी आता रहता है कि एकदम तेज़ विंड आता ही रहता है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसलिए इसको ये एक डिसएडवांटेज है कि वो कैसा है, इंटरमिटेंट है ना। चलिए, सो सी रहेगा आंसर हमारा। NPCIL का मतलब क्या होता है, देखिए NPCIL न्यूक्लियर पावर कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर प्रोडक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो द आंसर रहेगा हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ऑयल रिजर्व, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ईरान, इराक। तो आप सब सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व करने वाला तो अरब कंट्री होगा। अरब कंट्री में देखिए आप कौन सा सोचोगे, आपका आंसर रहेगा सऊदी अरेबिया। सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरेबिया को सिलेक्ट करेंगे।
और किसी को सऊदी अरेबिया नहीं लगेगा तो ईरान इराक सोचेंगे। बट आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी का आंसर रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि द राइट आंसर रहेगा वेनेजुएला। ओके, सो वेनेजुएला जो है उसमें सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स, या ऐसी कंट्री सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व इसके पास है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे 26 to 50 MCQs, ये भी अगेन चैप्टर 1 के ही MCQ है, वो ख़त्म होते हैं। ओके, तो जल्द ही अब नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा MCQ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप बुक पढ़िए, जैसे मैंने अगेन आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में बताया था कि बुक पढ़ते रहिए, बुक पढ़ना बंद नहीं करना है। ओके, आप उसको रीड करते रहिए और जितने ज़्यादा हो सके उतना MCQs अटैम्प्ट कीजिए, चाहे आपके कोई फैकल्टी ने आपको PDF भेजी है, या कोई वेबसाइट सजेस्ट की है, या कोई ऐप सजेस्ट की है, कहीं पे भी जाके बस आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए फिर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी MCQ को प्रिपेयर करने का मौका दीजिए। ओके, चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।